नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम MA संस्कृत उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में साहित्य वर्ग के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास संबंधी वैकल्पिक प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कालिदास के कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। कालिदास के समय निर्धारण, जन्म स्थान, निवास भूमि, इन सब विषयों की भांति कालिदास द्वारा रचित वास्तविक रचनाओं का निर्णय करना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसका कारण ये है कि कालिदास की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अनेक परवर्ती कवियों ने अपनी कृतियां कालिदास के नाम से प्रचारित कर दीं। यही कारण है कि विश्वविख्यात कवि होने पर भी कालिदास की कृतियों की ही नहीं, कवि कालिदास की संख्या के विषय में भी मतांतर मिल जाते हैं। काव्य जगत में कालिदास के प्रसिद्ध होने पर अवांतरकालीन कवियों ने, उनके परवर्ती कवियों ने कालिदास का अभिधान धारण कर अपने व्यक्तित्व को छुपाकर काव्य रचे। इसीलिए कालिदास की वास्तविक कृतियों का निर्णय करना अत्यंत समस्यापूर्ण हो गया। साहित्यालोचकों ने अनुसंधान करने पर यह पाया कि संस्कृत साहित्य में अनेक कालिदासों के उल्लेख मिलते हैं। इसीलिए कालिदास त्रयी की अवधारणा विचारणीय बन गई है। T.S. नारायण शास्त्री नामक विद्वान ने नव कालिदास अर्थात 9 कालिदास का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रथम 3 मुख्य हैं। इनमें से पहले हैं कालिदास मात्रगुप्त। ये उज्जैनी नरेश हर्ष विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये माना जाता है कि सेतुबंध और नाटक त्रयी, तीनों नाटकों की रचना इनके द्वारा ही की गई है। द्वितीय कालिदास के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो हैं कालिदास मेघारुद्र। ये मालव नरेश विक्रमादित्य राजा के राजकवि थे, जिनका समय 50 ईसा पूर्व का माना जाता है। इनके द्वारा कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत की रचना की गई, ये माना गया है। और तृतीय है कालिदास कोटिजीत। इन्होंने ऋतुसंहार, श्रृंगार तिलक, नवरत्नमाला इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। इसके अतिरिक्त T.S. शास्त्री महोदय ने नव साहसांक चरित के रचयिता परिमल कालिदास, नलोदय काव्य के रचयिता यमक कवि कालिदास, चंपू भागवत काव्य के रचयिता नव कालिदास इत्यादि अनेक प्रकीर्ण काव्यों के रचनाकारों को भी, जिनके नाम कालिदास से जुड़े हुए थे, उनको भी इन 9 कालिदासों में सम्मिलित किया है। लेकिन इन प्रथम 3 को ही अधिक मुख्य रूप से इनके बारे में चर्चा की जाती है। और इन्हीं के आधार पर राजशेखर की एक उक्ति का, उनके द्वारा कहे गए प्रशंसा पद्य का उल्लेख भी किया जाता है। सुक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ में राजशेखर के नाम से इस पद्य को उद्धृत किया गया है। ये पद्य है, एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। इसके आधार पर यह कल्पना की गई है कि कालिदास नाम के 3 कवि हुए हैं, इसीलिए कालिदास त्रयी शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। किंतु आज तक ये निश्चय नहीं हो सका कि ये 3 कालिदास कब कब हुए, इन्होंने कौन सी रचना की, किस कालिदास की क्या रचना शैली थी, ये निर्णय नहीं हो सका है। संस्कृत साहित्य के विद्वान और कालिदास काव्य के विशेषज्ञ आचार्य चंद्रबली पांडेय का कहना है, संस्कृत साहित्य में कवि को ही काव्य के नाम से कहने की परिपाटी रही है। जैसे शिशुपाल वध को माघ काव्य, रावण वध को भट्टी काव्य और किरातार्जुनीयम को भारवी काव्य के नाम से जाना जाता है। इसी तरह श्रृंगार के ललितोद्गार में
एक ही कालिदास अर्थात उनके एक ही ग्रंथ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर कालिदास त्रयी अर्थात उनके 3 ग्रंथों की बराबरी कौन कर सकता है। ये हमें इस पद्य का आशय समझना चाहिए। पांडेय जी का ये कहना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ये पद्य कवि काव्य प्रशंसा के प्रकरण में ही उद्धृत किया गया है, उल्लिखित किया गया है। इसमें कहे गए कालिदास त्रयी शब्द से कालिदास के 3 काव्यों रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत का आशय लिया जा सकता है। ये तीनों काव्य लघुत्रयी के रूप में संस्कृत साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हैं। अथवा विद्वानों ने यह भी माना है कि कालिदास त्रयी का आशय उनके 3 नाट्य कृतियों से भी हो सकता है। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कालिदास की 3 नाट्य कृतियों को भी कालिदास त्रयी कह करके यहाँ उल्लिखित किया गया हो, ये संभव है। क्योंकि श्रृंगार और ललितोद्गार अर्थात श्रृंगार रस की परिपूर्णता और ललित कोमलकांत उद्गार अभिव्यक्ति, ये कालिदास की विशिष्टता उनकी सभी कृतियों में विद्यमान है। इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ राजशेखर 3 कवियों का नहीं अपितु कालिदास की 3 कृतियों का उल्लेख कर रहे हैं। कालिदास की रचना संख्या के विषय में भी कई मतांतर विद्वानों में मिलते हैं। कालिदास के नाम से बहुत से ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं कालिदास के नाम से, वे सभी एक व्यक्ति की कृतियां नहीं हैं, क्योंकि उनमें भाषा, शैली, रचना कला, काव्य कला, इन सब की दृष्टि से बहुत भिन्नता दिखाई देती है। अतः ये हो सकता है कि कालिदास नाम के कई व्यक्ति हुए हों, या कालिदास की अप्रतिम ख्याति से प्रभावित परवर्ती कवियों ने अपने व्यक्तित्व को छुपाकर उनके नाम से अपनी रचनाओं का प्रचार करने की, उनको विख्यात करने की चेष्टा की हो। कालिदास के नाम से कितने कवि हुए, कब हुए, क्या उनकी रचनाएं हैं, ये सब निर्णय करने के लिए कोई ठोस सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। कालिदास के नाम से प्रचलित जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 40 के ऊपर तक मानी जा सकती है। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर कालिदास के नाम से जुड़े हुए 40 से भी अधिक ग्रंथ हमें ज्ञात होते हैं। इनमें से मुख्य हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार। इन 7 ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ कालिदास के नाम से जुड़े हुए हैं, जैसे श्रुतबोध, कुंतलेश्वर दौत्य, घटकरपर, राक्षस काव्य, नलोदय, दुर्घट काव्य, वृंदावन काव्य, विद्वत विनोद, पुष्प बाण विलास, नवरत्नमाला, ज्योतिर्विदाभरण, अंबास्तव, काली स्तोत्र, गंगाष्टक, चंडिका दंडक, श्यामला दंडक, मकरंद स्तव, लक्ष्मी स्तव, कल्याण स्तव, लघुस्तव, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार सार और सेतुबंध। इनमें से प्रारंभ के 7 ग्रंथ, जिनमें से 3 नाटक हैं और 4 काव्य हैं, इन्हें अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर एक ही कवि की रचनाएं स्वीकार किया गया है। ये माना गया है, ये सिद्ध किया गया है विद्वानों के द्वारा, ये निर्णय किया गया है विद्वानों के द्वारा कि ये एक ही कवि की कृतियां हैं, क्योंकि इनकी भाषा शैली और काव्य कला में, इनके द्वारा किए गए चरित्र चित्रणों में, इनके द्वारा किए गए विषयों के वर्णनों में साम्य मिलता है।
कुंतलेश्वर दौत्य नामक ग्रंथ का उल्लेख क्षेमेंद्र ने कालिदास के नाम से किया है। यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाता है। वस्तुतः कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो रहे इन ग्रंथों में से अनेक ग्रंथ अप्राप्य हैं, केवल उनके उल्लेख ही यत्र तत्र मिलते हैं। जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनकी भी रचना शैली कालिदास से अत्यंत भिन्न ज्ञात होती है, इसलिए उन्हें कालिदास कृत नहीं माना जा सकता। संभावना यही लगती है कि ये ग्रंथ कालिदास उपाधिधारी अथवा कालिदास का नाम ग्रहण कर लेने वाले किन्हीं अन्य कवियों द्वारा रचित होंगे। विद्वानों ने यह भी माना है कि कालिदास जैसे सिद्ध कवि ने केवल 6-7 ही ग्रंथों की रचना की हो, यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है उनकी कुछ स्फुट और प्रकीर्ण रचनाएं भी हों, लेकिन इन रचनाओं को, जो ये ग्रंथ उनके नाम से प्रचलित हैं, इनको भली भांति व्यापक विवेचना करके, इनका काव्य शास्त्रीय गहन अध्ययन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये सभी उन्हीं कालिदास की रचनाएं हैं जो महाकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी ये 7 कृतियां मानी गई हैं। केवल उन्हीं के नाम से ये सारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं, ये मानना सिद्ध करना भी संभव नहीं है। इसीलिए बहुत से कालिदास हुए, लेकिन मूल कालिदास एक ही हैं। उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर के लोगों ने या तो राजकवि के रूप में ये उपाधि प्राप्त की है, अथवा अपना नामकरण छद्म नाम से, कालिदास के नाम से अपने काव्यों की रचना की है। और इन अनेकानेक कालिदास द्वारा ये अनेकानेक ग्रंथ रचे गए हैं, परंतु निष्कर्ष यही है कि मूल रूप से जो महाकवि कविकुल गुरु कालिदास हैं, उनके द्वारा विरचित सर्वमान्य 7 ही कृतियां हैं। कालिदास ने काव्य विधा के अंतर्गत श्रव्य काव्यों की रचना भी की है और दृश्य काव्यों की रचना भी की है। उनके द्वारा विरचित श्रव्य काव्य हैं ऋतुसंहार, मेघदूत जो कि लघु काव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश जो कि महाकाव्य हैं। जो दृश्य काव्य कालिदास द्वारा विरचित हैं वे हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से ये 3 नाट्य कृतियां, 2 लघु काव्य और 2 महाकाव्य कालिदास द्वारा सर्वमान्य रूप से विरचित माने जाते हैं। कालिदास की इन 7 कृतियों के पौर्वापर्य क्रम के विषय में भी चर्चा की जाती है। पौर्वापर्य क्रम का अभिप्राय है कि इनकी रचनाओं में से पूर्व में कौन सी रची गई और अपर अर्थात बाद में कौन सी रचनाओं को कवि ने रचा है। इस रचना क्रम की दृष्टि से यदि हम कालिदास के दृश्य काव्यों को देखें तो मालविकाग्निमित्र इनका प्रथम नाटक माना जाता है। उसके उपरांत इन्होंने विक्रमोर्वशीयम नामक त्रोटक की रचना की होगी और अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य कला की दृष्टि से कवि की अत्यंत परिपक्व प्रौढ़ रचना है, इसलिए इसे अंतिम नाट्य कृति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से लघु काव्यों के अंतर्गत ऋतुसंहार कवि की प्रारंभिक रचना है और मेघदूत की रचना उसके बाद में की गई होगी। महाकाव्यों के अंतर्गत कुमार संभव महाकाव्य इनका पहला महाकाव्य हो सकता है और रघुवंश में क्योंकि वही प्रौढ़ता परिपक्वता हमें दिखाई देती है, इसलिए इसे द्वितीय महाकाव्य के रूप में माना गया है। इस प्रकार से कालिदास की इस साहित्यिक निधि से संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।